बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज़। आज बहुत सी चीज़ों पर बात करेंगे, मुख्तलिफ खेल हैं जिनको डिस्कस करेंगे, क्रिकेट भी होगा, फुटबॉल भी होगा, बहुत सी चीज़ें। लाइनअप आपको थोड़ी देर में बताता हूं। सबसे पहले अपने पैनल का तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और पाकिस्तान की साबिक कप्तान मौजूद हैं, सना अमीर। अस्सलाम वालेकुम सना, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है फ़ोन के बाद वापस स्टूडियो में आ गई है ना, फील आ रही है आपको? थोड़ी फॉर्म आएगी अभी वापस। लेकिन हमें बताया कि आज स्टूडियो की बहुत फील आ रही है आपको, ऐसी? बिल्कुल ज़बरदस्त है। और इनको ज्वाइन कर रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आज हमारे साथ शो में भी मौजूद होंगे, क्रिकेट पर पर्टिकुलरली बात करेंगे, सैयद मोहम्मद अवैस। अवैस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, गुड टू हैव यू ऑन द शो एज वेल। लाइनअप आपको बताते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट की, और टेस्ट क्रिकेट में बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका जिनका मुकाबला जारी है। तीसरा और फाइनल टेस्ट मैच है ये। पीटीवी स्पोर्ट्स पर आप एक्शन बराह रास्त देख सकते हैं। अगर आप बात करें पहली दो इनिंग्स की तो बड़ी इंटरेस्टिंग रही। साउथ अफ्रीका उस तरह से उस लीड को मेरे ख्याल से बना नहीं पाया जो वो चाह रहे होंगे, बट ऑब्वियसली 223 रन पर इंडिया आउट हुआ था, तो साउथ अफ्रीका यही चाह रहा था कि वो डोमिनेट करे। बट अगर वो लीड नहीं भी ले सके तो मेरे ख्याल से उनके लिए पॉजिटिव ये बहुत एक अच्छा ओमन भी है, और फ्यूचर के लिए भी वो देख सकते हैं कि पीटरसन जो है उन्होंने बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेली। अगर आप इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, उनका 7वां 5 विकेट हॉल है। तो इंडिया की बॉलिंग जो है वो हम हमेशा बात करते हैं कि दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही है। और एक अगर फास्ट बॉलिंग का एक मेजर मसला अगर उनकी क्रिकेट में कुछ अर्से के लिए आया भी था तो उसको वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एड्रेस कर चुके हैं। और जिस तरह से अब उनकी परफॉर्मेंस जारी है, मेरे ख्याल से अगर आप आने वाले वक्तों में देखेंगे तो इंडिया का जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है और जो उनकी ओवरऑल बॉलिंग लाइनअप है वो आपको कंप्लीट नज़र आती है। किसी भी फॉर्मेट की आप बात करें, उनके पास बॉलर्स मौजूद हैं। अगर ये इस टेस्ट मैच की पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस की बात करें तो विराट कोहली के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच। हमने बार बार बात की कि वो अपनी एक पर्सनल प्राइड के लिए भी खेलना चाहते हैं, अपने आप को वापस फॉर्म में भी लाना चाह रहे हैं, और कप्तानी के लिहाज से भी जो सारी ऑन एंड ऑफ द फील्ड चीज़ें चल रही हैं उनको भी अगर कोहली जैसा प्लेयर आंसर करता है तो हमेशा अपने बैट से करता है। तो डिसअपॉइंटिंग था कि पहली इनिंग्स में वो 100 नहीं कर सके, जो कि सेंचुरी उनकी मेरे ख्याल से इस वक्त दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला बनी हुई है। जबकि हम हमेशा बात करते हैं कि ही इज़ बिन वेरी सक्सेसफुल कैप्टन फॉर इंडिया, और एज अ प्लेयर भी अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, एज अ प्लेयर भी आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा विराट कोहली को कि ही हैज़ बिन द फाइंड जब हम कुछ नए प्लेयर्स की बात करते हैं जो इस जनरेशन में आए थे। तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद हम आपका फोकस टेस्ट क्रिकेट के बाद लेकर जाएंगे स्पेनिश सुपर कप में, जिसमें एल क्लासिको ही था क्योंकि हमने देखा रियाल मैड्रिड और बार्सिलोना मध्य मुकाबल थी, बट यही था कि रियाल मैड्रिड डोमिनेट करेगी, बार्सिलोना ऑब्वियसली जो उनके साथ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और प्लेयर्स और मैनेजमेंट और बहुत सी चीज़ें हैं, बट उसमें हमने यही देखा कि रियाल मैड्रिड ने डोमिनेट तो ज़रूर किया, मैच वो जीत गए, बट बार्सिलोना को क्रेडिट देना होगा जिस तरह से उनका फाइट बैक था। 3-2 से ये मुकाबला जो है वो रियाल मैड्रिड ने जीता इस सेमीफाइनल को, और अपने नेक्स्ट राउंड में उन्होंने जगह बना ली। बार्सिलोना ऑब्वियसली नहीं जीत सकी, लेकिन आई थिंक उनके लिए पॉजिटिव साइन है कि जिस तरह से उनका फाइट बैक आया था। इसके बाद आपसे बात करेंगे साल के पहले ग्रैंड स्लैम की, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जिसका आगाज़ 17 जनवरी से हो रहा है। इवेंट में ऑलरेडी ड्रॉज जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। ऑब्वियसली इवेंट के साथ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी चल रही थी, बट अगर आप उससे हटकर भी देखें तो बहुत से नाम हैं जो इस इवेंट में कम बैक भी करना चाह रहे हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल टेनिस में, तो चाहे वो राफेल नडाल हों, चाहे वो नोवाक जोकोविच हों, चाहे ऐश बार्टी हों जो कि होम सॉइल पर खेल रही हैं। तो बहुत से नाम हैं जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में तैयार हैं इस इवेंट को जीतने के लिए। उसके बाद आपसे बात करेंगे 73वीं पंजाब गेम्स 2022 जो है उसका प्रोमो और लोगो जारी कर दिया गया है। हम हमेशा बात करते हैं कि मैच लेवल पर जब भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स होंगी या कोई भी स्पोर्ट्स होंगी, ख़ासतौर पर ओलंपिक स्पोर्ट्स जब भी होंगी, तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हमने कहा कि ये अब क्योंकि कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव भी एक आ चुकी है, तो उसके सारे एक बैनर के अंडर भी अगर ये सारे खेल एक सिस्टमैटिक तौर में कराए जाएंगे, और लॉन्ग टर्म एक सिस्टम होना चाहिए। हम हमेशा बात करते हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज हमें नहीं चाहिए, तो लॉन्ग टर्म सिस्टम होगा तो पाकिस्तान के लिए भी जो है वो बेनिफिशियल है, और उन खिलाड़ियों के लिए भी जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं कि वो एक प्रॉपर करियर बना सके। क्योंकि हमने ओलंपिक्स में भी देखा हमारे पास परफॉर्मेंसेस जो थी, चाहे वो अरशद नदीम हो, चाहे तला तालिब हों या और लोग हों, बट वो इट्स एंड बिट्स में आपको नज़र आती हैं। और जब आप उनकी स्टोरी सुनते हैं तो पता चलता है कि वो सोलो एफर्ट थी, किसी वो कोने में बड़ी मुश्किल से बगैर किसी फैसिलिटीज़ के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। तो ये चीज़ें जो हैं अगर इनको हमने चेंज करना है तो पूरा सिस्टम और पूरा कल्चर चेंज करना होगा। तो मे बी कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव एक वो प्लेटफॉर्म हो सकता है कि जहाँ से हम इन सारी चीज़ों को बेहतर कर सकें। और अगर आप उस्मान डार की भी बात करें जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र भी हैं और इसमें उनका एक मेन किरदार है,
तो उनका भी बड़ा एक विजन है कि यूथ को एम्पावर करना है और स्पोर्ट्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो विजन क्लियर है, सिस्टम को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। इस सब पर हम आज बात करेंगे। शुरुआत करेंगे क्रिकेट से, और क्रिकेट में जिस तरह हमने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, बड़े इंपॉर्टेंट फेज में चला गया है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि मोस्ट प्रॉब्ली हमें शायद लो स्कोरिंग ही लगे, बट अभी तक इंडिया की विकेट्स तो गिर गई, बट ओवरऑल रन्स भी वो बना चुके हैं, लीड भी है उनको। तो देखना ये हम पहले भी मैं यही सोचा था और डिस्कशन भी हो रही थी कि शायद 200-250 भी जो है वो बहुत स्कोर हो साउथ अफ्रीका के लिए। तो सना, कैसा लगता है आपको कि स्कोर जिसे हमने कल बात की थी कि लो स्कोरिंग ही होगा, बट ओवरऑल जिस तरह साउथ अफ्रीका जो है वो एक आधी परफॉर्मेंस तो आ जाती है उनसे, लेकिन ओवरऑल वो उस तरह के रन्स नहीं बना पा रहे, तो 200-250 सेफ टोटल लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। और पहली इनिंग्स में आपने देखा 237 इंडिया ने किया, उस पर भी लीड लेने में कामयाब हो गए। तो ऑब्वियसली चौथी इनिंग्स पे भी इनको कम से कम 260-270 तो अपने आप को सेफ रखना पड़ेगा। आई गेस एक भी अच्छी और पार्टनरशिप लगती है, क्योंकि एडन मार्क जो डीन एल्गर है वो पिछली इनिंग्स में जल्दी आउट हो गए थे, उनकी विकेट निकल गई, तो वो भी एक बड़ी क्रूशल विकेट होगी। पर ओवरऑल आई थिंक बहुत ही कैप्टिवेटिंग टेस्ट मैच है। अगर आप दोनों टीम्स के हिसाब से देखें, दोनों टीम्स अपने अपने स्ट्रगल्स में से गुजर रही हैं। इंडिया में ऑब्वियसली विराट कोहली की कैप्टनसी को लेके, उनकी इंजरीज को लेके एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होगा उनके करियर में इस टेस्ट मैच, और ये टेस्ट सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मायने रखेगी विराट कोहली की क्रिकेट के लिए। और उस दूसरी तरफ आप साउथ अफ्रीका को देखें तो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं वर्ल्ड कप के अंदर, और जब टीम बिल्डिंग की बात करते हैं तो डी कॉक का जाना बीच सीरीज़ में उनके लिए भी ये बहुत ही एक अहमियत रखता है टेस्ट मैच। तो दोनों के लिए बहुत एट स्टेक है इस टेस्ट मैच में, और वो नज़र आ रहा है कि आप नंबर 1 to नंबर 11 देखें तो हर प्लेयर कंट्रीब्यूट करता हुआ नज़र आ रहा है दोनों टीम्स में। और जब इस तरीके की क्रिकेट होती है तो ऑब्वियसली देखने वालों को और भी मज़ा आता है। तो बहुत ही इंजॉयबल क्रिकेट है। किसी वक्त भी एक भी सेशन जो है वो इस पूरे मैच का पासा पलट सकता है, और इसीलिए ये इतना ग्रिपिंग टेस्ट मैच है। और इसीलिए हम कहते रहते हैं कि टेस्ट मैच और होने चाहिए, क्योंकि खाली T20 ही हम देखने के शौकीन नहीं है, पर इस तरह से जब क्रिकेट खेली जाती है तो टेस्ट मैच में भी देखने का बहुत मज़ा आता है। सैयद मोहम्मद अवैस, आप क्या ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह यही बात हो रही है कि 200-250 बहुत स्कोर हो सकता है इंडिया को। ऑलरेडी अगर हम करंटली बात करें 145 रन की लीड है, 4 खिलाड़ी उनके आउट हैं 132 रन पर, कोहली और पॉइंट क्रीज पर मौजूद हैं। तो अगर इतना ज़्यादा स्कोर नहीं भी कर पाते, 200-220, 30, 40 भी कर जाएं, तो आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल होगा ये चेस करना? अच्छा, इसमें अहमद भाई एक चीज़ मैंने जो बड़ी नोट की थी ना, वो ये थी दोनों जो सी टीम्स हैं वो एक ही चीज़ से मुश्किलात से गुजर रही हूँ। जो बैटिंग ऑर्डर, आपको पता है इंडिया के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया पिछले मैच में जब वो अपना हारे थे, तो उस पर क्रिटिसिज्म ये हो रही थी कि दिस इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट बैटिंग लाइनअप जो कि इंडिया अपना कैरी कर रही है साउथ अफ्रीका के लिए। ऑब्वियसली विराट कोहली पे भी एक प्रेशर, आपको पता है कि उनका जो अपने इश्यूज चल रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर वगैरह, खास करके टीम में भी जो मामला हैं। लेकिन वही बात कि जो बड़ा प्लेयर है हमेशा वो बैट से जवाब देता है। पिछली जो इनिंग्स थी आपको पता है वन ऑफ द टफेस्ट इनिंग्स थी मैं कहूँगा, क्योंकि जब आपके ऊपर के टॉप ऑर्डर बैट्समैन जल्दी क्रम्बल कर जाएं, पुजारा ने ज़रूर आके थोड़ा बहुत उनका साथ दिया, लेकिन 70 स्कोर भी जो उन्होंने किया बड़ा टफ, एक मैं कहता हूँ कि वो और बड़े तरीके से उन्होंने स्कोर वो किया था, टीम को लेके चले थे। लेकिन वो एक जो कॉन्टेस्ट था रबाडा वर्सेस विराट कोहली जो ओवर था, वो बड़ा मजे का मैं कहता हूँ कि ओवर था, जिसमें पता लगा कि एक टेम्परामेंट की जो अच्छा मजे की बात है कि रबाडा ने भी उनको क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा जिस तरह वो ऑफ स्टंप के बाहर बॉलें छोड़ रहे थे, हमारे लिए बड़ा मुश्किल था उनको बॉल करना। आपको पता है वो बड़ा जो खास करके वो जो ओवर था वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग था, जिस तरीके से अपना रबाडा वर्सेस विराट कोहली, वो डिबेट भी चल रही थी, कमेंटेटर्स भी उस पर बात कर रहे थे, लेकिन रबाडा कामयाब हुए थे विराट कोहली की अपना विकेट लेने में। लेकिन एक चीज़ साउथ अफ्रीका को खास करके क्रेडिट दें, क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर है आपको पता है कि उनके इश्यूज चलते रहे, चाहे वो कपाल डील वाली हो, डिकॉक नहीं है। बिल्कुल, वैसे आपको इंटरप्ट करूंगा, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे। चलें, अपनी मदद आपके तहत आप आकर ये काम करें, आपको हमारे थ्रू आने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसी जगहें जहाँ पे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, मज़ार या कोई ऐसी बस्ती आप जानते हैं जहाँ पर गरीब लोग मुश्किल का शिकार हैं, तो इस वक्त मदद की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया साहब। ये बता दें कि एक मरतबा फिर हुकूमत के खात्मे की बातें हो रही हैं, तहरीक चलाने की बातें हो रही है, पीपल्स पार्टी अलग से सिलसिला शुरू कर रही है, तो अपोजिशन ने भी मार्च में लॉन्ग मार्च करने का प्रोग्राम बनाया। 3.5 साल हो गए हमारी हुकूमत को, और 3.5 महीने के अंदर ही हम ये सुनना शुरू हो गए थे कि जी हुकूमत आज गई और कल गई। ना इस अपोजिशन के अंदर दम है, ना पीडीएम के अंदर तपड़ है। इस हुकूमत को हटाने के लिए इनके पास हौसला नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। ये सिर्फ अपनी सियासी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए ये इस तरह की अनाउंसमेंट करते हैं,
हमने पहले भी कई तारीखें देखी हैं इनकी, जो इन्होंने तारीखें दी, ना इनसे मार्च हुआ, ना इनसे धरना हुआ, ना इनके अंदर हौसला है ये काम करने का। ये सिर्फ असेंबली के फ्लोर के ऊपर जज्बाती तकरीरें करने का तक तो ठीक है, वरना अगर इनके अंदर कोई हौसला होता तो हम इनका देख चुके होते कि टेस्ट इनका क्या होना है। कोई आप परवाह ना करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत न सिर्फ ये टेन्यूर पूरा करेगी बल्कि अगला टर्म भी इंशाल्लाह इमरान खान का होगा। गवर्नर साहब, वफाकी हुकूमत मिनी बजट पेश करने जा रही है। पहले ये बातें लगती थी, इल्ज़ाम लगता था कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अवाम की चीखें जो है वो निकाल लेगी, तो क्या समझते हैं कि इस मिनी बजट से फिर दोबारा चीखें निकालने की कोशिश की जा रही है अवाम की, इस महंगाई के अजाब में, जहाँ पेट्रोल फिर दोबारा बढ़ाने की बात की जा रही है? देखें, सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि जो पाकिस्तान को इस हालत तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार हैं उनसे सवाल करें कि जी पाकिस्तान यहाँ पहुँचा कैसे नवाज शरीफ के 3 टर्म्स और पीपल्स पार्टी के मुतादिद टर्म्स के अंदर पाकिस्तान का पैसा ज़ाया किया गया, लूटा गया, लंदन और सऊदी अरब में मुंतकिल किया गया। वो कैसे हुआ और वो किसने किया? क्योंकि पाकिस्तान आज जिस हाल में पहुंचा है कि हमें IMF के सामने चंद अरब रुपए के लिए हमें बात करना पड़ रही है, सख्त शराइत का सामना करना पड़ता है, वो सिर्फ इसी वजह से कि पाकिस्तान का जो माल और दौलत था उसको लूट के इन लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं और बेशर्मों की तरह फिर खड़े हो जाते हैं सामने आके कि जी ये इमरान खान ने मुल्क में आग लगा दी, इमरान खान ने मुल्क को महंगा कर दिया। सारी दुनिया में इस वक्त महंगाई है, 40% महंगाई अमेरिका में हुई है, जो 40 साल उनकी रिकॉर्ड टूटा है महंगाई का, 40% नहीं 40 साल उनका महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है। ये इसका रिफ्लेक्शन पाकिस्तान को ये डालते हैं कि ये इमरान खान की और उनकी हुकूमत की नाकामी की वजह से ही हो रहा है, जबकि ये हर शख्स को पता है कि महंगाई जो है दुनिया भर में हुई है। अगर शहबाज शरीफ के क्लर्क के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकल सकते हैं जिसका उन्हें नहीं पता, टोटल 16 अरब रुपए उन लोगों के अकाउंट से जो पापड़ वाला, घी वाला, 20-20 हज़ार रुपये की तनख्वाह वाले गरीब उनके अकाउंट में आए और गए इनकी कंपनियों में हैं, और वो मासूम सा चेहरा बनाकर कहते हैं मुझे तो नहीं पता ये कहाँ से हुआ। यहाँ पे आप सब खड़े हैं, आपके अकाउंट में से कोई 16 रुपये नहीं निकले कभी, यह 16 अरब रुपया पाकिस्तान का निकला। ये जिम्मेदार हैं इस हालत का जो पाकिस्तान आज जिस हालत में खड़ा है। ये तो खुदा का शुक्र है कि इमरान खान की हुकूमत आई और उन्होंने इसको संभाला दिया। सर, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। कल भी एक दूल्हा जो है बेचारे की शादी को 2 दिन हुए थे, उसको इसका निशाना बनाया गया, तो लोग अब गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं कराची में खुद को। देखें, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कराची जैसा शहर स्मार्ट सिटी बने बगैर कराची में क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। तो कराची को जितना जल्द हम इसको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करेंगे, इसमें कैमरास लगाएंगे, इसको सेफ सिटी डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद ये काम हो सकता है। ये मुमकिन नहीं है कि पुलिस हर गली के अंदर एक पुलिस वाला मौजूद हो और वो मॉनिटर करे। आज की दुनिया डिफरेंट दुनिया है, इसको कंट्रोल करने के तरीक़ेकार डिफरेंट हैं। तो ये सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी की तरफ कदम बढ़ाए। देखिए, मुझे लगता है कि ये सियासी हरारत जो है इस पर बढ़ेगी। इसमें बहुत बड़ा अनरेस्ट है कराची में, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो परेशान हैं, और ये नज़र भी आ रहा है कि ये जो कानून जिसको काला कानून कहा जा रहा है, इसके तहत कराची के इदारों के ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है। इसमें इंटेंशन जो है वो इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही। मेरी ख्वाहिश है कि हमारी सिंध हुकूमत जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, रीनेगोशिएट करे, इसको रिविज़िट करे, इसको देखे कि इसमें क्या खामियां हैं, उनको दूर करे, और लोगों की जो इबाम हैं, जो उनको शकूक व शुबात हैं, उनको दूर करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये काम ना किया गया तो ये सियासी अनरेस्ट की तरफ जा सकता है मामला। किसका? हाँ। देखें, यूरिया की डिमांड बेइंतहा है, इसलिए कि DAP जो है वो महंगा हो गया और उसकी जगह लोग यूरिया इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। नंबर 1 तो ये। नंबर 2, यूरिया की स्मगलिंग भी पाकिस्तान के बॉर्डर से जारी है, उसको कर्ब करने की कोशिश की जा रही है। और नंबर 3 जो सबसे बड़ा मसला है वो होर्डिंग का है। यहाँ पे यूरिया के ज़खायर लोगों ने जमा किए हुए हैं, ब्लैक में बेचते हैं,
और हमें हुकूमतें उसके आगे बेबस नज़र आती हैं उन ताकतवर लोगों के सामने। मुझे अपने सूबे की अगर मैं बात करूं तो सूबा सिंध में अगर आप फिगर्स यूरिया कंपनी से ले लें तो जो जितना यूरिया वो दे रहे हैं वो रिक्वायर्ड डिमांड से ज़्यादा है। तो वो यूरिया अगर यहाँ पे होल्ड हो रहा है तो ये हमारी सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो फौरी तौर से छापे लगवाएं उन गोदामों पे। सबको पता है कि किधर है, सारी एजेंसीज यहाँ पर काम कर रही हैं, किसी से भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यूरिया की बोरी कोई हीरा नहीं है कि उठा के जेब में डाली और पता नहीं लगे, उसका एक बड़ा साइज़ होता है, उसके ट्रक ट्रॉलर्स होते हैं जो जाते हैं गोदामों के अंदर। तो सबको मालूम होगा कि किधर है और ये जिम्मेदारी है हमारी सिंध हुकूमत की कि वो मालूम करे और इन गोदामों पे छापे मारे जो होर्डिंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जाने की बातें ओपोजिशन सिर्फ इसलिए करती है कि अपनी सियासी जिंदगी को बढ़ा सके। ओपोजिशन के पास हुकूमत को हटाने का कोई एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से फिलवक्त इतना ही। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात कर रहे थे इंडिया और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच की और बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर नज़र डालनी है, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर हो, बॉलिंग हो या बैटर्स की परफॉर्मेंस हो। बट सना, अगर हम ओवरऑल अभी एक चीज़ मैं जो गेज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऋषभ पंत अभी भी 80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी नेचुरल एबिलिटी नहीं छोड़ी और उनकी गलती के बावजूद हमने ये देखा कि कोहली ने उनको बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया। उन्होंने कहा मैंने भी MS धोनी के अंडर यही सीखा कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसको रिपीट ना करें, वो गलती इतना बड़ा जुर्म नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक MS धोनी का इम्पैक्ट इस टीम के ऊपर आज तक है। और ऋषभ पंत की भी बात करें, विराट कोहली की बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात MS धोनी की जो पेप टॉक्स हैं उनसे उन्होंने ये पकड़ी कि आप गलती ज़रूर करेंगे दोबारा, पर उसमें ज़रूर 6-7 महीने का गैप रखें, सेम गलती दोबारा ना करें, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप क्रिकेट फील्ड पे जाएं और आपसे गलती ना हो। हम सब जितने भी लोगों ने क्रिकेट खेली है, आज तक कोई ऐसा बैटर नहीं गुजरा, कोई ऐसी बॉलर नहीं गुजरी, बैटर कोई ऐसा नहीं गुजरा जो आउट ना हुआ हो, बॉलर कोई ऐसा नहीं गुजरा जिसको छक्का ना पड़ा हो या चौका ना पड़ा हो। तो ऑब्वियसली गलती होती है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना कि गलती होगी, पर ज़रूरी इंपॉर्टेंट लाइफ में भी यही है और स्पोर्ट्स में भी यही है कि आप गलती को बार बार रिपीट मत करें, क्योंकि वहाँ पे नज़र आता है कि लैक ऑफ डिसिप्लिन है, वहाँ पे नज़र आता है कि आप खुद को चेंज नहीं करना चाह रहे और वो जो रिजिडिटी है वो आपको ट्रबल में बेसिकली लेके जाती है। अगर आप अपनी गलतियों से सीख जाएं, आई थिंक बड़े प्लेयर्स में और नॉर्मल प्लेयर्स में सिर्फ फ़र्क ही इतनी सी बात का है। अगर हम विराट कोहली को भी देखें, उन्होंने पहले डोमिनेट करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो उन्होंने फ़ौरन अपना स्ट्राइक रेट कम कर दिया और अब वो टाइम लेके खेल रहे हैं। तो कोई भी जब प्लेयर बड़ा बनता है, वो सिर्फ उसकी सबसे बड़ी खासियत ही होती है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। हम अश्विन की बात करें तो उनके पास पहले 2 तरह के बॉल्स थे, फिर उन्होंने और लेग स्पिनर भी डेवलप किया, उन्होंने कटर भी डेवलप किया, क्योंकि बैटर्स ने दुनिया भर में उनको रीड कर लिया था। तो जब तक आप इवॉल्व ना हो तब तक फ़ायदा नहीं। तो ठीक है, ऋषभ पंत अपनी नेचुरल गेम खेलेंगे, वही देखें इस वक्त इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिस स्ट्राइक रेट से खेलें, क्योंकि कोहली इस वक्त 22 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो उनको इसी तरह का पार्टनर चाहिए था जो जब आप एवरेज निकालें तो टीम का स्ट्राइक रेट अराउंड 40-50 का स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट में ठीक समझा जाता है। और ये भी इनके नोटेबल बैटर्स की अगर आप बात करें तो KL राहुल आउट हो चुके हैं, अग्रवाल ओपनिंग तो चलेगी वापस, फिर उसके बाद जहाँ मिडिल ऑर्डर में जहाँ पर रिलाई करना था जिनकर रहाणे या फिर चितेश्वर पुजारा, वो भी वापस जा चुके हैं। तो ये बेसिकली आखिरी रिकग्नाइज प्लेयर ही लगता है। ऑब्वियसली इसके बाद हमें पता है अश्विन के पास भी एबिलिटी है बैट करने की। बिल्कुल, आई थिंक अश्विन भी बैट कर सकते हैं, शरदुल ठाकुर को हमने देखा है तेज़ रन कर सकते हैं, पर जो प्रॉपर पार्टनरशिप 2 प्योर बैटर्स की अगर हम बात करें तो यहीं पे आके ख़त्म होती है। और अजिंक्य रहाणे के ऊपर बहुत बात हो रही है दुनिया भर में इस वक्त, और ये थोड़ा सा विराट कोहली को देखना पड़ेगा। ज़रूर हम
हमें प्लेयर्स को बैक करना चाहिए। हमें जब तक आप प्लेयर्स को बैक नहीं करते टीम नहीं बनती, पर ये भी देखना ज़रूरी है कि किस वक्त उसको ड्रॉप करना उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और टीम के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब आपकी फॉर्म अच्छी ना चल रही हो और आप बार बार आपको ग्राउंड में जाना पड़े तो कभी कभी वो और ज़्यादा डेंट कर देता है आपको कॉन्फिडेंस। मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने आज पढ़ा भी ट्विटर पर, एक इंडियन जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ था कि अगर ये सीरीज़ हार गए तो बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको थैंक यू कहना पड़ेगा इंडियन क्रिकेट में। तो ये भी ऑब्वियसली ऑन द बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें चल रही हैं। बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो सना, अगर हम प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं ओवरऑल, फिर मैं बॉलिंग पे भी उसका फोकस ले आऊँगा कि ये जो इंडियन टीम है या जो भी उनके नेक्स्ट जन भी प्लेयर्स आते हैं, एक मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी है कि उनका फोकस बड़ा क्लियर है, वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जबकि हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में थोड़ा सा लिमिटेड ओवर्स की तरफ ज़्यादा फोकस है। आई अंडरस्टैंड डिफरेंस बहुत ज़्यादा है सिस्टम्स में और डोमेस्टिक में भी, और फिर तनख्वाहों की भी बात आ जाती है, बट क्योंकि मुझे अभी भी वो इंटरव्यू याद है जसप्रीत बुमराह का, जहाँ पर उनसे पूछा गया कि यू आर द बेस्ट T20 बॉलर इन द वर्ल्ड अभी, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ T20 का टैग लगे, मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ और ये मेरी प्रायोरिटी है। 7वां 5 विकेट हॉल था उनका, और उन्होंने ये बताया कि ऑल्दो एक वो अनकन्वेंशनल एक्शन से आते हैं, छोटे रनअप से आते हैं, लेकिन इट्स नॉट जस्ट T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट, वो टेस्ट क्रिकेट को इंजॉय कर रहे हैं और उसी पर फोकस ज़्यादा रखना चाहते हैं। देखिए, जब प्लेयर्स एक होलिस्टिक स्ट्रक्चर से आते हैं तो उनकी पर्सनैलिटीज़ भी होलिस्टिक बनती हैं। जब वो ऐसे स्ट्रक्चर से आते हैं जहाँ टेस्ट को भी उतनी अहमियत दी जाती है जितनी वनडे क्रिकेट को दी जाती है, और उतनी अहमियत दी जाती है जितनी T20 को, तो ऑटोमेटिकली इनग्रेन्ड होता है प्लेयर्स के भी माइंड में कि हमने ये तीनों फॉर्मेट्स खेलने। हम लोगों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा T20 की तरफ जा रहा है। अगर आप अपने टेस्ट मैचेस भी निकालें तो साल में आप 6 से 8 मैचेस ऑन एवरेज खेलते हैं। इसके बरक्स आप इंडिया के निकालें तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मैचेस नज़र आते हैं। तो ये सिस्टम्स की बात है, ऑर्गेनाइजेशन की बात है कि आप एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। अगर आप वुमेंस क्रिकेट में चले जाते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली सिर्फ वनडे और T20 के ऊपर फोकस है, और अब ज़्यादातर जो यंग लड़कियां उनका फोकस सिर्फ T20 क्रिकेट के अंदर है, बिकॉज यही उनको दिया जा रहा है। तो बात ये होती है कि आपने कल्चर खुद डेवलप करना होता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिकेट चला रही होती है। ये बात कह देना कि फैंस इस तरह ज़्यादा पसंद करें या प्लेयर्स पसंद करें, उनको तो आप जो देंगे ऑब्वियसली उनकी एपेटाइट उसकी बनती जाएगी। तो आपको खुद ही प्रेजेंट करना है ज़्यादा ऑप्शंस, और टेस्ट क्रिकेट की अहमियत का अंदाज़ा आपको अपने स्ट्रक्चर से खुद ही नज़र आ जाएगा। और इसी वजह से ये प्लेयर्स का भी जो रुझान है, जो इंग्लिश प्लेयर्स को आप देख लें, देव प्रेफर एंडरसन देख लें, ब्रॉड देख लें कि वो टेस्ट को ज़्यादा अपने करियर को लंबा करें, T20 चाहे ना भी खेलें। तो ये सिर्फ प्रायोरिटीज़ की बात है और आपके बोर्ड की अपने स्ट्रक्चर की बात है। इवन दो कि वहाँ पे बोर्ड भी T20 को कुछ ज़्यादा फोकस कर रहा है, पर स्टिल उनके टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी इतना कुछ मौजूद है कि प्लेयर्स अगर खाली वो खेलना चाहें तो वो भी एक, एंड नॉट ऑन द मेंस साइड, उनकी वुमेन साइड के ऊपर भी वो टेस्ट क्रिकेट को फोकियत दे रहे हैं। बिल्कुल, अभी एशेस की टीम्स का अनाउंसमेंट हुई है, वुमेन इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की, और मेरे नज़दीक ये मेंस एशेस से ज़्यादा कंपेटिटिव टूर्नामेंट सीरीज होने वाली। होपफुली नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, इवन तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भी उनका पलड़ा भारी है, पर ज़्यादा कंपेटिटिव सीरीज होगी ये वुमेन एशेस जो। आई एम श्योर जो इंग्लैंड ने परफॉर्मेंस की बात, आई एम श्योर कि जो उनकी खवातीन है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं, उनके पास मौका भी है इसको जीत कर। ओवरऑल साउथ अफ्रीका की बात कर लें, बहुत से प्रॉब्लम ज़रूर हैं, लेकिन हमने कल भी बात की थी कि वो एक जो प्लेयर्स उनके आते रहते हैं, वो एक जो फ्लो है वो ख़त्म नहीं होता, और जहाँ पर लगता है कि मे बी अब साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो बहुत, उस पर एक भारी टाइम आने वाला है, बड़ी अजीब से प्रॉब्लम्स आएंगे। वहाँ पर हमने पिछले टेस्ट मैच में देखा कि एल्गार की परफॉर्मेंस ने उन सब चीज़ों को साइड पे कर दिया, रबाडा ने जो है वो विकेट्स ले ली, और पीटरसन की परफॉर्मेंस की भी बात करें तो वो भी फ्यूचर के लिए एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट नज़र आए। बिल्कुल, आई थिंक पीटरसन ने बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट दिखाया है। जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली है, बहुत ही क्लास की इनिंग्स खेली है, और उसमें उनका टेम्परामेंट, बैलेंस, स्किल सब कुछ नज़र आया। और फिर बवूमा को भी आपको कहना पड़ेगा, हर मैच में छोटा छोटा चिप इन करते हैं, पर जो वो पार्टनरशिप्स लगा जाते हैं 60-70 रन की, 80 रन की, चाहे उनके अपने रन 20 होते हैं, पर जब पार्टनरशिप 70-80 की एक 200 के मैच में, टेस्ट मैच में जहाँ पे 200-230 का स्कोर है, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रहे हैं। तो पैटरसन को भी मदद कहीं ना कहीं मिल रही है, डीन एल्गर को भी वहीं से मदद मिल रही है। अगर आप देखें दोनों पार्टनरशिप्स इन्हीं के साथ बनी है। लेकिन ऑब्वियसली इंडियन बॉलिंग ने भी बहुत ही अच्छी, फास्ट बॉलर्स ने, उमेश यादव हों, शामी हों या बुमराह हों, 5 आउट किए उन्होंने। तो आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेट है। जितना भी मेरे ख्याल से इस मैच के बारे में कहा जाए, मैं तो बहुत एंजॉय किया इस मैच को भी। नहीं, ओवरऑल हमने वाकई टेस्ट क्रिकेट
को वाकई बड़ा इन्जॉय किया। अगर आप तमाम एक्शन को इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप PTV स्पोर्ट्स पर ये तमाम एक्शन बराह रास्त देख सकते हैं। सना, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करी थी। जाने से पहले एक छोटा सा सवाल है, मैं नहीं पूछ रहा, लोग पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या आप हमें PSL के 7वें एडिशन में कमेंट्री में नज़र आ रही हैं कि नहीं? देखिए जी, अभी तो PSL की बहुत सी चीज़ें कंफर्म हो रही हैं, अगर ज़रूर इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर आपको वहाँ नज़र आऊँगी। वहाँ नज़र आएंगी सना आपको। तो जिन जिन ने सवाल पूछा था आपको जवाब मिल गया, और जो आपको दूसरा सवाल था वो मैं नहीं पूछा क्योंकि कल वो हमने बता दिया था कि हमारे पास टिकट्स नहीं हैं। अगर आपने टिकट्स लेनी है तो आप ऑनलाइन जाकर लीजिए या वेंडर से लीजिए, आपको ऑलरेडी वहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। अगर हमारे पास टिकट्स होंगी तो हम खुद ही चले जाएंगे, आप इसकी फिक्र बिल्कुल ना करें। तो ऑन दैट नोट सना, थैंक यू, आप हमें ज्वाइन करी थी, ऑलवेज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो। इसी नोट पर एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो आपसे फुटबॉल पर बात करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। पाकिस्तान, नया है जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मुआशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। Here he goes again. टू स्पोर्ट्स 360 और अब बात करेंगे फुटबॉल की, और फुटबॉल में बात करेंगे स्पेनिश सुपर कप की। इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उस पर वापस आकर डिस्कशन जारी रखेंगे। लेकिन आपको ये ज़रूर बताना है, और आप रिपोर्ट में भी ये देखेंगे कि जब भी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की बात होती है, चाहे रोनाल्डो और मेसी का फैक्टर ना हो, फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंस वहाँ पर रहती है। और वो क्यों रहती है और मैच कैसा हुआ, ये आपको सब रिपोर्ट में सुनने को मिलेगा और आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरफ इस डिस्कशन को लेकर जाने लगे हैं। तो आप इस रिपोर्ट को देखिए, हम वापस आकर डिस्कशन जारी रखेंगे। रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को शिकस्त देकर स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। जद्दा में खेले गए सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड ने हरीफ टीम बार्सिलोना को 2 के मुकाबले में 3 गोल से मात दी। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इजाफी वक्त में रियल मैड्रिड ने फैसला कुन गोल के साथ फाइनल का टिकट बुक किया। फातिह टीम की जानिब से विनीसियस जूनियर, करीम बेंजेमा और फेडरिको वल्वेर्दे ने 1-1 गोल किया। बार्सिलोना के लूक डी जोंग और एंसु फाती ने 1-1 गोल किया। रियल मैड्रिड की टीम इससे कबल 11 मरतबा सुपर कप अपने नाम कर चुकी है। Plays it inside, they play the dummy and Real Madrid have the lead. 3-2 Valverde. जी, ये था स्पेनिश सुपर कप और रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का मैच जिसकी हम बात करेंगे। और इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं फुटबॉल यूथ कोच और फुटबॉल के एक्सपर्ट हैं सबील हाजिर। सबील, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। वालेकुम अस्सलाम अहमद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
सबील मेरे दोस्त, आपने इस मैच को कैसा देखा? क्योंकि हमें पता है बार्सिलोना रियल मैड्रिड का हमेशा बड़ा टफ कॉन्टेस्ट होता है, बहुत से लोगों के स्टेक्स भी यहाँ पर थे, बट हमने यही एक्सपेक्ट किया था कि रियल मैं आई बी वेरी फ्रैंक, मैंने तो असद को यही कहा कि भाई बार्सिलोना को रियल मैड्रिड वन साइडेड डोमिनेट करेगी, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बार्सिलोना इतनी अच्छी फाइट बैक दे देगी। जी, आई थिंक अगर आप देखें तो बार्सिलोना का जो फॉर्म है, हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना क्लोज रन करेंगे रियल मैड्रिड को, वो भी उन्हें एक्स्ट्रा टाइम में जाके उधर जाके हारे थे एक्स्ट्रा टाइम में, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मगर अगर आप मैच को देखें, आपको स्कोर को देख के और अगर आप हाईलाइट्स देखें, आपको लगेगा कि ये एक क्लासिक एल क्लासिको हुआ है, 3-2 एक्स्ट्रा टाइम और बहुत ही एक्साइटिंग गेम। मगर अगर आप थोड़ा इसे सरफेस पे स्क्रैच करें तो आपको नजर आता है कि जो क्वालिटी कोई 5-6 ईयर्स पहले था क्लासिको में, वो नहीं रहा। क्योंकि हाँ, बार्सिलोना अभी भी पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेल रही है और रियल मैड्रिड काउंटर अटैकिंग बेस्ड फुटबॉल खेल रही है, मगर जो पोजेशन बार्सिलोना पहले रखते थे विद पासिंग मूव्स और वो जो पेनिट्रेशन, वो हमें नहीं नजर आ रही थी। अक्सर वो होपिंग के मिस्टेक पे कैपिटलाइज कर रहे थे। रियल मैड्रिड भी फॉर एग्जांपल मिस्टेक्स पे कैपिटलाइज कर सकता। पहला गोल सर्जियो बुस्केट्स ने मिडफील्ड में बॉल लूज की, जो बहुत ही अनकैरेक्टरिस्टिक है, बट वो आपको शो करता है कि कितनी क्वालिटी ड्रॉप हुई है ला लीगा में और स्पेशली इन दो टीम्स में। बट फिर भी इट वाज एक्साइटिंग टू वॉच। बस थोड़ा बस सैड भी है साथ साथ कि आप क्वालिटी थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम बोथ टीम्स। ओवरऑल गेम की हम अगर पूरी बात करें और ऑब्वियसली टीम बाय टीम भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे, तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में एक ये डिफरेंस आता है, और किसी भी मेरे ख्याल से अगर कोई भी बंदा एमेचर नज़र से इसको देखता है और किसी फुटबॉल एक्सपर्ट से पूछना भी चाहता है, तो वो यही देखेगा कि दोनों टीम्स ने एक ऐसा पीरियड देखा जहाँ पर दे वर वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट क्लब्स इन द एंटायर वर्ल्ड बिकॉज ऑफ मेसी और रोनाल्डो। फिर मेसी चले गए, रोनाल्डो ऑब्वियसली थोड़ा पहले चले गए थे, तो हमने ये देखा कि सिस्टम बार्सिलोना का कंप्लीटली कोलैप्स कर गया उनके जाने से। बट ऐसी क्या बात थी, अगर लोग समझना चाहें, कि रियल मैड्रिड का जो सिस्टम था वो फिर भी इंटैक्ट रहा, उसने उस चीज़ को सफ़र नहीं किया। और चाहे वो हम ये देखें कि ऑब्वियसली फैक्टर तो था कि वहाँ पर और भी प्लेयर्स थे, करीम बेंजीमा वहाँ पर थे और भी बहुत से लोग थे, तो इसमें आपको लगता है कि प्लेयर्स का बड़ा एक रोल था या मैनेजमेंट ने ही ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था जो एक बंदे के जाने से कोलैप्स नहीं किया? आई थिंक इट्स बिट ऑफ बोथ, क्योंकि आप देखें बार्सिलोना हमेशा प्रोड्यूस करते हैं एक सिस्टम में जो पोजेशन बेस्ड स्टाइल होता है, उनके जो टिकी टाका ब्रांड हम सारे होते हैं ऐसे जानते हैं। मगर जब मेसी गया था, हमने देखा कि वो कितने रिलायंट थे लियोनेल मेसी पे। रियल मैड्रिड एज अ टीम, वो उनका प्ले तो उनका बन रहा था, रोनाल्डो सिर्फ उनका फिनिशिंग प्रोडक्ट था। यस, आप कह सकते हैं कि बहुत डेडली फिनिशिंग प्रोडक्ट था, मगर जो सारी टीम जिसे बॉल को बना के आगे लेकर आती थी, वो आज तक इतनी चेंज नहीं हुई। तो रियल मैड्रिड के जो प्लेयर्स थे, रोनाल्डो के एब्सेंस में बेंजेमा ने एक और लेवल आगे अब आ गए हैं। अब वो मेन गोल थ्रेट है रियल मैड्रिड का, और वो बहुत अच्छी तरह उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर्स पे ले रहे हैं। कैप्टन सर्जियो रामोस भी अब चले गए, मगर उनके प्लेयर्स ने स्टेप अप किया, और उनका कोई ऐसा स्टाइल जैसे बार्सिलोना के वो पोजीशन में स्टाइल में मेसी का बिल्डअप इतना इम्पोर्टेंट था। रियल मैड्रिड के एज कोई इश्यूज नहीं थे। रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा वर्सटाइल थी, वो काउंटर पे खेल सकते थे, जब वो वीकर टीम के खिलाफ खेलते थे वो बहुत क्विक पोजेशन और ट्रांजिशन के साथ खेलते थे। तो बार्सिलोना का जो पोजेशन में था, जिसमें मेसी पीछे से लेके एंड तक इन्वॉल्व, उसे रिप्लेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, स्पेशली जब वो और जो फाइनेंशियल इश्यूज बार्सिलोना के हैं, इट मेंट कि वो जाके किसी और इतने ऑब्वियसली मेसी जितना प्लेयर तो नहीं मिलेगा, बट फॉर एग्जांपल जो प्लेयर्स खरीद सकते थे उनके पास वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं थी। और मेरे ख्याल के पॉजिटिव लाइन को सबील, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। अच्छा सबील, हम यूथ स्ट्रक्चर की बात करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं कि यूथ एकेडमीज़ या यूथ स्ट्रक्चर्स की बात करें दोनों क्लब्स की, तो वो ऑलरेडी मौजूद हैं। बार्सिलोना ने, हमने ये पहले भी बात की थी कि शावी के आने से अब उन्होंने उनका गोल यही होना चाहिए कि फ्यूचर के लिए एक ऐसी टीम डेवलप कर दें, बेशक वो टाइम ले ले। अगर अभी इस वक्त उनकी बात करें तो आंसू फाती हैं, जिनके बारे में हमें बात करना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक यूथ एलिमेंट वहाँ से हम देखें जो उनके लिए फ्यूचर बन सकता है, तो वो फाती हो सकते हैं। उन्होंने गोल भी स्कोर किया। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? आंसू फाती डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास प्लेयर इन द मेकिंग है। उनके अलावा भी गावी, पेड्री, बार्सिलोना के पास यूथ प्लेयर्स हैं, बस मुझे ये फिक्र है कि उनके यंग शोल्डर्स पे अभी बहुत प्रेशर डल रहा है कि अभी एट दिस स्टेज उनके पास सीनियर प्लेयर्स होने चाहिए जो उन्हें गाइड कर रहे हो, जिससे प्रेशर और दीज पीपल शुड नॉट बी द वंस जो आप देख रहे हैं कि ये हमें मैच जिताएंगे, उन्हें साथ साथ लेके चलना होता है। बट
बट फुल क्रेडिट उन सारों को, इतनी यंग एज पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी अच्छी तरह खेल रहे हैं। और स्पेशली मेरे ख्याल से पेड्री, मगर अंसु फाती भी बेचारे के पास थोड़ी इंजरी इश्यूज थे विच हैम्पर्ड हिज प्रोग्रेस, मगर उनके पास मेरे ख्याल से बहुत ब्राइट फ्यूचर्स अहेड, स्पेशली अगर वो 2-3 और सीनियर प्लेयर्स को ले आए बार्सिलोना जो इन्हें थोड़ा ज़्यादा गाइड करें ऑन द पिच। और शबील, जाते जाते थोड़ा बता दें हमें भी और नाजरीन को भी कि सुपर कोपा डी एस्पाना में आप कल किस तरफ थे? आप मैड्रिड की तरफ थे या बार्सिलोना की तरफ से? मैं हमेशा थोड़ा बायस होता हूँ मैड्रिड की तरफ, बट आई थिंक वो आउटराइट फेवरेट भी है इस साल। बट आई थिंक अगर एथलेटिको मैड्रिड को आज सेमी में हरा दे और फाइनल भी जीत जाए, वो दैट वुड सम अप के लीगा सैंटेंडर में अभी क्या इश्यूज चल रहे हैं, बट मैड्रिड आउटराइट फेवरेट है। बिल्कुल ठीक होगा सबील, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे हमारे सेगमेंट फुटबॉल के लिए। इसी पर हम एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं। जब वापस आएंगे तो आपसे टेनिस की बात करेंगे और साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन पर बात करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन की, जो साल का पहला ग्रैंड स्लैम है। बहुत से प्लेयर्स पर नज़र है, चाहे वो राफेल नडाल हो जो कि कम बैक कर रहे हैं, कोविड का भी शिकार रहे, इंजरी भी रही, चाहे वो नोवाक जोकोविच हो जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खबरों में थे टेनिस के अलावा रीजंस की वजह से, और फिर ऐश बार्टी भी होम सॉइल पर हैं तो वो भी इसको जीतने के लिए पुरज़्म है। तो इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेनिस प्लेयर हैं, PTV के न्यूज़ कास्टर और एंकर भी हैं महक खोकर। महक, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। वालेकुम, शुक्रिया मुझे इधर आने के लिए। जी महक, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हम यही बात कर लेते हैं कि इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, बट इसमें ज़रा कुछ इंपॉर्टेंस इस तरह से ज़्यादा हो गई है कि बहुत सी चीज़ें इसके इर्द गिर्द सर्कुलेट कर रही थी, चाहे वो जोकोविच का इशू हो, चाहे वो नडाल का कमबैक हो। तो आपको लगता है ज़रा इस साल ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए लोगों ने? डेफिनेटली, क्योंकि देखें जो नडाल और जोकोविच दोनों हैं वो इस वक्त उन दोनों ने 20 ग्रैंड स्लैम जीत ली हैं। ठीक है, हमें पता है रॉजर फेडरर भी उधर टाइड है उनके साथ 20 ग्रैंड स्लैम पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ही विल बी मिसिंग इन एक्शन इस साल। लेकिन आप देखिए इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस वक्त चली है नोवाक जोकोविच के साथ, यू नो विद हिज वैक्सीनेशन स्टेटस, और अभी भी हमें पता नहीं है, क्या पता वो रिपोर्ट हो जाए, क्या पता मिनिस्ट्री अपना जो डिसीजन है वो ओवरटर्न कर ले और फिर वो ऑस्ट्रेलिया में 3 साल के लिए नहीं खेल सकेंगे। लेकिन सो फार यू नो ही इज गुड टू गो। तो आई मीन एंड देन वी गॉट नडाल जो अभी वापस अपना कम बैक कर रहे हैं, और अभी भी उन्होंने मेलबर्न में टूर्नामेंट जीता है, यू नो, इन हिज कम बैक। तो यानी कि सारे जितने भी फैंस हैं, टेनिस के फैंस हैं, वो सारे बहुत ही एक्साइटेड है देखने के लिए कि सबसे पहले ये 21st ग्रैंड स्लैम की ट्रॉफी कौन ले सकता है इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन पे। और फिर ऊपर से यानी कि सारे कह रहे हैं कि जो नडाल है, क्योंकि वो ये टूर्नामेंट भी जीत गया है, तो क्या वो तो क्या वो ये जीत सकेगा। और ऑफ कोर्स लोगों को पता है कि नोवाक जोकोविच इज केपेबल ऑफ, यू नो, उनका इतना रिमार्केबल रन रह चुका है 2021 में भी। तो इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी, या फिर कोई नया फेस जो है, जिस तरह मेडवेडेव है, वो हमेशा डेंजरस होते हैं, क्या वो ये ग्रैंड स्लैम जीतेंगे? हमें अभी कुछ पता नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन इट्स गोना बी रियली एक्साइटिंग टू वॉच। मुझे पता है आप खुद बहुत एक्साइटेड हैं और वो उसका रीज़न नडाल है, तो ये अब कोई इट्स नॉट अ हिडन सीक्रेट एनी मोर हाउ मच यू लाइक नडाल, हाउ मच यू फेवर हिम, एंड यू ऑलवेज बिन अ डाई हार्ड नडाल सपोर्टर।
बट अगर आप मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या चीज़ है, आप नॉट एज अ फैन बट आई थिंक एज एन एक्सपर्ट भी मैं आपसे पूछूंगा, ऐसी क्या चीज़ है नडाल में? मी बीइंग अ फेडरर फैन, मैं भी आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर नडाल की जो रेजिलियंस है। इंजरी हुई, फिर कोविड का शिकार हो गए, अभी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वेट भी उन्होंने लूज़ किया कोविड की वजह से, बट फिर भी जिस डिटर्मिनेशन के साथ वो खेलते हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप फेडरर फैन है तो आपकी बड़ी राइवलरी होती है, बट अगर आप नडाल की रेजिलियंस देखें तो यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि ही हैज़ एन एटीट्यूड जहाँ पर हम देखते हैं पूरी दुनिया ये बात कर रही थी कि शायद अब इनका एरा ख़त्म हो गया है, बट ही इज़ ट्रूली एल मैटाडोर। नडाल का गियर जब से मैं छोटी थी, मैं बहुत सालों से उनको ऑब्वियसली सपोर्ट कर रही हूँ और देख रही हूँ। ऑफ कोर्स आई लव रॉजर फेडरर टू, लेकिन नडाल का ये है कि उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, अब आप देखें जब यू नो व्हेन ही वाज कमिंग फ्रेश ऑन द एटीपी टूर, उनका ये था कि वो जिस तरह बॉल्स रिटर्न करते थे, और वो खुद भी कहते हैं कि मैं हर बॉल ऐसे खेलता हूँ जैसे वो मेरी जिंदगी का आखिरी बॉल होने लगा है। यू नो, जस्ट टू हैव दैट मेंटालिटी इन यू कि मैंने हर बॉल के लिए अपना 110% एफर्ट देना, और एक मैच में तो पूरी जिंदगी में तो आप इतने ही बॉल्स मारते हैं कि इतना फोकस्ड होना, और यू नो बावजूद कि वो इतने अमेजिंग चैंपियन है, यू नो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, उनकी जो हम्बलनेस है, ही नेवर लूजेस दैट। आज तक, अभी तक, यू नो उनको बिल्कुल प्रेस से भी बात करनी आती है एक बहुत ही हम्बल मैनर में। वो कभी उन्होंने अपनी एरोगेंस नहीं दिखाई, कभी ये भी नहीं, उनको किसी को फैंस को, अपने फेलो प्लेयर्स को कभी ये फील नहीं कराया। और आपने कहा है कि जो फेडरर नडाल की राइवलरी तो है, लेकिन अगर आप देखें तो वो ऑफ द कोर्ट इतने अच्छे दोस्त हैं, उनकी एक दूसरे से इतनी बनती है। फेडरर ने भी कहा था कि हम दोनों एक दूसरे की फैमिलीज को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो यानी कि नडाल की, ऑफ कोर्स आपने बोला तो है रेजिलियंस, तो समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली रिमार्केबल। उनकी इंजरीज होती रहती हैं, लेकिन ही मेक्स अ कमबैक, और वो हर जगह, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, वो हमेशा अपना 110% एफर्ट देते हैं। एंड यू नो रिगार्डलेस ऑफ हिज एज, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एल्स, उनमें अभी भी ये हंगर है कि वो और टेनिस खेलना चाहते हैं और ग्रैंड स्लैम्स खेलना चाहते हैं। वो उन्होंने यही कहा था कि यू नो इवन नो आई हैव अचीव्ड सो, लाइक किसी ने कहा था कि आपने इतना कुछ अचीव कर लिया तो आप अभी भी क्यों खेलते हैं। तो उन्होंने इतने हम्बल तरीके में कहा था कि यू नो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, कि मेरी जो हॉबी है वो मैं प्रोफेशनली खेल सकता हूँ, तो मैं और मुझे अभी भी इससे बहुत प्यार है, ये मेरा पैशन है, तो मैं जितनी देर खेल सकूंगा मैं इसको खेलता रहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं खोकर बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही थी हमारे टेनिस सेगमेंट के लिए, और ये थी ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसी नोट पर एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, देखते हैं।